डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता। जनरल शब्दों में अगर हमारे पास, कल हमने बात भी किया था ग्राफिकल सॉल्यूशन, हमने जब बात की थी कि बाउंडेड रीजन मिलता है तो हम बहुत आसानी से सॉल्यूशन दे देते हैं, अनबाउंडेड रीजन हो, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो तो हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो अपभ्रष्टता का मीनिंग यहां पे यही है जनरल समझने के लिए, जनरल भाषा में, कि अगर हमें एलपीपी के जनरल प्रोसीजर्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो या सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हो तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई अपभ्रष्टता है, डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। किस किस तरह की हो सकती है, या दूसरे शब्दों में दो तरह की प्रॉब्लम या तीन तरह की प्रॉब्लम कल हमने देखी थी। अपरिबद्ध हल है हमारे पास, सिस्टम में कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है जिसको आप बोलते हैं नो फिजिबल सॉल्यूशन, या सॉल्व ही नहीं हो रही है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। तो इन तीनों चीजों को हम सिंपलेक्स मेथड से कैसे बताएं? ग्राफिकल मेथड से तो हमने, मैं एक बार अपनी पुरानी स्लाइड पे आ रहा हूं, कल वाली पे। हाँ, कल ये देखा था हमने, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, इसमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन था, और इसमें नो फिजिबल सॉल्यूशन था। जबकि ये यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, सॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन ये नॉन नेगेटिव मिल रहा है हमें। इन चीजों को ग्राफ में तो हमने इस तरीके से प्लॉट कर दिया या समझा दिया, सिंप्लेक्स में कैसे लेते हैं, ये है डीजेनरेसी। ओके, ठीक है, तो डीजेनरेसी पे हम आ रहे हैं। डीजेनरेसी समझ में आ गया आपको, जहां प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है, डीजेनरेसी है, रिडंडेंसी है, ये सब एक सिनोनिम्स हैं जो हमारे काम में आएंगे। तो यहां हम देखें कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ZJ माइनस CJ नेगेटिव आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक भी YIJ ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे की एलिमेंट मिल जाए हमको। की एलिमेंट के लिए हमने क्या कहा था, B/YIJ, और YIJ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहां सारे YIJ क्या हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो। ऐसी कोई कंडीशन आ जाए या ऐसी सिंप्लेक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वहां हम बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ये दोनों में आती है, लेस देन कंस्टेंट में भी होगी और ग्रेटर देन कंस्टेंट में भी आएगी। तो मैं दोनों तरह के एक एग्जाम्पल लिए हैं मैंने समझाने के लिए कि कैसे हमको बताना है। ठीक है, यहां देखिए मैंने दोनों लेस देन लिए, आ रही बस समझ में। और एक चीज और जो यहां मुझे बताना चाह रहा हूं, डीजेनरेसी इनिशियल स्टेप पे भी आ सकती है, फाइनल स्टेप पे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इनिशियल लेवल पे आए या फाइनल लेवल पे, दोनों न्यूमेरिकल्स में आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पे हमारे लेस देन है, कल वाली प्रॉब्लम है हमारी लेस देन कंस्टेंट, उसमें भी डीजेनरेसी सिंप्लेक्स में हम कैसे बता रहे हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया हमने, टेबल में फिलअप कर दिया हमने। टेबल में जब फिलअप किया तो हमारा ZJ माइनस CJ क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें की एलिमेंट निकालना है, और ये कौन सी टेबल है हमारी, इनिशियल टेबल, पहली टेबल। इसी में देखिए अब आप डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर गई है। की एलिमेंट के लिए 10 अपॉन कुछ होना चाहिए था, यहां वाला नंबर 40 अपॉन यहां वाला, लेकिन ये दोनों कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। इन दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, तो व्हाट क्या हो गया, हम की एलिमेंट निकालने में असमर्थ हो गए। हम यहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं हम यहां पे। बात समझ में आ रही है यहां पे? इसका मतलब सॉल्यूशन तो बहुत है इस प्रॉब्लम के, लेकिन हमें पता नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन एरिया है इसके सिलेबस, जो इसका फिजिबल रीजन है वो ओपन है, और उसमें हम बता नहीं पा रहे हैं किस जगह ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह की समस्या को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। उपरोक्त सारणी में α2 जो है हमारा एक ऐसा सदिश है जो आधार B में है ही नहीं, B में α2 नहीं है, इसलिए एंट्रिंग बन सकता है। एक चीज आपने अभी तक सारी टेबल में देखा होगा, जो आधार में है वो तो एंट्रिंग नहीं बनेगा, क्योंकि उसको एंट्रिंग बना के डालोगे कहां, तो ऑलरेडी आधार में है, इसलिए ये आधार में तो नहीं है, लेकिन ये एंट्रिंग भी नहीं बन पा रहा। किस वजह से नहीं बन पा रहा, कि सारे जो YIJ हैं इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम वाले वो सब नेगेटिव है।
तो यहां आके हम हेल्पलेस हो गए की एलिमेंट निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में समस्या का हल कैसा होगा? अनबाउंडेड अपरिबद्ध। समझ में आ रही है आपको ये बात? ये अलग टाइप की सिचुएशन आ गई कि हम सिंप्लेक्स से सॉल्व भी करना चाह रहे हैं और सॉल्व भी नहीं हो रहा है। इस चीज को डीजेनरेसी। ठीक है, एक मैं दूसरा एग्जाम्पल और ले रहा हूं। यहां देखिए मैंने अभी बिग एम में या सब में मैंने लेस देन, ग्रेटर देन, मिक्स सारे तरह के लिए। यहां पे एक मैंने लिया जिसमें दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल लेने से क्या हुआ? नाइदर आपको सरप्लस वेरिएबल यूज करना है, नाइदर नॉर आपको स्लेक वेरिएबल यूज करना है। दोनों यूज नहीं करने हैं। पर सॉल्व करने के लिए हमें आईबीएफएस के लिए वेरिएबल चाहिए, तो बराबर के केस में हम क्या करेंगे? दो आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिया। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी इसकी। क्लियर? ये दो आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिए हमने, x4 और x5। इनके करस्पॉन्डिंग बिग एम मेथड में क्या हो जाएंगे? माइनस mx4 माइनस mx5। इस क्वेश्चन में सरप्लस स्लेक वेरिएबल नहीं है और आर्टिफिशियल वेरिएबल है। ऐसा भी संभव है। ठीक है, बिग एम मेथड हम यूज कर रहे हैं। ये टेबल हमने ले ली, पहली टेबल बना ली। यहां नेगेटिव मिल रहा है, एंटर हो गए। इसके करस्पॉन्डिंग डिपार्चर हो रहा है 5 को डिपार्चर कर दिया, नई टेबल में आ गए। नई टेबल में हमको नेगेटिव मिल रहा है, मैक्सिमम से एंटर हो गए। इसके करस्पॉन्डिंग डिपार्चर हो रहा है, दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल डिपार्चर कर दिया। बहुत अच्छा प्रॉब्लम चल रहा है अभी तक। यहां दो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए, दोनों डिपार्चर हो गए। आ गए थर्ड फेज में हम यहां पे तीसरे टेबल पे। तीसरे टेबल पे जब हम आए तो सारे जेड जे माइनस सी जे पॉजिटिव नहीं आ रहे। क्लियर? तो जो मैंने बात कही कि ये इनिशियल लेवल पे भी डीजेनरेसी हो सकती है, फाइनल लेवल पे भी डीजेनरेसी हो सकती है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे हमारे पास नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं। हम यहां से अगर एंटर होना भी चाहें तो आगे हमको की एलिमेंट, वही सिचुएशन आ गई है जो पिछले एग्जाम्पल में थी। तो की एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो इस समस्या का हल भी क्या हो जाएगा? अपरिबद्ध हल। बात समझ में आ रही है आपको? डीजेनरेसी। इसके बाद इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी को लेते हैं। इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी क्या होता है इस कंडीशन में? जब हमको कोई एलपीपी दे रखी है, प्रतिबंधों की संख्या ज्यादा हो, जब जनरली ये समस्या आती है। आधार में, आधार मतलब बी, जो कैपिटल बी मैंने लिया है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट लेता हूं मैं टेबल में, बी में कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं हो, पहला ऐसा हो सकता है। कृत्रिम वेक्टर हो उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने अभी आपको तीन चीजें बताई थी वहां पे, जेड इज इक्वल टू 0 प्लस एवी पर एवी भी 0 हो जाए, एवी 0 ना हो आर्टिफिशियल वेरिएबल। वही बातें यहां आ रही है। कृत्रिम सदिश विद्यमान हो पर उसके संगत उसकी वैल्यू क्या हो? 0 हो। कृत्रिम सदिश विद्यमान है और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू 0 नहीं है। इसके तीन केसेस हो रहे हैं इस वाले के। आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग उसके वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। कौन कौन सी तीन शर्तें हो रही है इसके लिए? ये ऑप्टिमिलिटी कंडीशन पूरी करता है। पूरी करता है का मतलब क्या हुआ? जेड जे माइनस सी जे आपका पॉजिटिव है, तो समस्या का इष्टतम हल होगा। सेकंड केस, इष्टतम हल की शर्त तो पूरी कर रहा है पर प्रतिबंधों में अतिरिक्तता होगी, ये भी हो सकता है। इसका आंसर प्रॉब्लम देखने पे हमको पता चलेगा। स्थिति तीसरी कि कोई सुसंगत हल विद्यमान ही नहीं होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन। जो भी हमने कल वाले लेक्चर में देखे थे ग्राफ, जो थर्ड केस आ रहा था, कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। यहां आ गया, ये प्रॉब्लम हमने ली है। दो कंस्टेंट ग्रेटर देन है और एक कंस्टेंट लेस देन है, मिक्स प्रॉब्लम है। क्लियर? तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज होगा ही होगा। प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं। सारा हमने स्लेक, सरप्लस, स्लेक वेरिएबल जो भी डालना है वो डाल दिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिए हमने। ये सब आप गो थ्रू हो गए हैं, अब इससे आप क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ले लिया, जो यहां पर अल्फा 6, अल्फा 7, अल्फा 5 आ रहा है। बिग एम मेथड से मैं यहां पहुंच गया।
मैं भी खुद जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है बिग एम ही लेना चाहिए हमको, 2 फेज लेंगे फिर बड़ा काम हो जाएगा। तो ये हमने अल्फा 6, अल्फा 7, अल्फा 5 ले लिया। अल्फा 6, अल्फा 7 कैसे हैं हमारे, आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो -m, बाकी एज इट इज सारा फिलअप कर दिया। ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट किया हमने। ZJ माइनस CJ में ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, इनमें ये नेगेटिव आ रहा है तो एंटर हो गए हम यहां से। की एलिमेंट मिल रहा है अल्फा 5 जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है, नो प्रॉब्लम। अल्फा 5 को हमने डिपार्चर कर दिया, नई जो बनेगी वो हमारे पास ये बन गई अल्फा 6, अल्फा 7, अल्फा 1। नई कैलकुलेशन आपको पता है कि एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग का भाग देके एज इट इज आ जाएगा। बाकी दो रो कैसे निकालते हैं, इसको जब हमने सॉल्व किया, हाँ दोनों आइडेंटिकल है, आ सकते हैं, पहले भी अपन ने कहा कोई भी ले सकते हो आप इसमें से, ठीक है। और दोनों ही केस में जब अपन मिनिमम निकाल रहे हैं तो भी सेम आ रहा है, या ये 1 आएगा चाहे ये 1 आएगा, ठीक है। इसलिए डिपार्चर यही होना है। अभी हमको कोई ऐसा मिलता है कि डिपार्चर आर्टिफिशियल वेरिएबल हो रहा है तो हमें फिर वो वाला लेना चाहिए। यहां पे ये हम क्या देख रहे हैं कि सारे पॉजिटिव आ गए और बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल है, नॉट ओनली है, उनकी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। अल्फा 6 15, अल्फा 7 20। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में सारे मान क्या आ गए, पॉजिटिव, और जो वैल्यूज है इनके करस्पॉन्डिंग वो कैसी है, नॉन जीरो। तो इसलिए इस समस्या का कोई सुसंगत हल नहीं है। दो तरह की डीजेनरेसी आपने देख ली, अपरिबद्ध हल हो सकता है जब हम की एलिमेंट निकालने में हेल्पलेस हों। दूसरा, ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल है, न केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल है, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, जीरो नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी सेकेंड काइंड ऑफ डीजेनरेसी है, क्लियर। तो ये बिग एम मेथड आज जो हमने शुरू किया, बिग एम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 2 फेज से सॉल्व कर सकते हैं, और डीजेनरेसी भी इन दोनों मेथड से कैसे होगी, क्या क्या आएंगे इसमें। ये एक फ्लो चार्ट कंप्लीट कल और आज वाले लेक्चर का, एक एलपीपी आपको दी हुई होगी, उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है पहली टेबल के लिए। मैंने यही कहा था कल, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करके टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करके आप ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे। ऑप्टिमिलिटी चेक करने में दो चीजें होंगी आपके पास, या तो सारे ऑप्टिमिलिटी में डेल जे पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव आएंगे। तो यहां पे हमने चेक कर रहे हैं एंट्री की डेल जे हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर सारे डेल जे लेस देन 0 नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, ऑप्टिमल। और अगर है नेगेटिव हैं तो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, की एलिमेंट और ये निकालने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी दोबारा टेबल, और वापस हम यहां से यहां पहुंचेंगे ये सारा फेस करते हुए, की एंट्रिंग वेक्टर, की एलिमेंट, डिपार्चर वेक्टर, अपडेट करेंगे नया IBFS और वापस यहां पहुंच जाएंगे, और फिर वही डेल जे चेक करेंगे। फिर वही दो केस होंगे, या तो पॉजिटिव होगा तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो फिर आप ये सारे काम वापस करते हुए यहां चलेंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक कि ये सारे हमारे यहां नहीं आ जाए। और अगर बीच में कोई दो स्थिति आ जाए डीजेनरेसी वाली तो वो यहां आ जाएगा एंड, कि पॉजिटिव भी आ रहे हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा एग्जिस्ट करेंगे, तो डीजेनरेसी। ये फ्लो चार्ट से आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहें तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है फ्लो चार्ट, ये हमारे काम आ सकता है। और ये किताबें हैं कुछ जो आप लोगों के काम आ सकती है। स्टीफन वाज़ा की एक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग बुक, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स वेक्टर एंड लीनियर प्रोग्रामिंग है, कैंपवेल की बुक है। ये एक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग है, थ्योरी एंड मेथड्स, SM सिन्हा की है, एल्सेवियर से आती है ये, एल्सेवियर से मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग अच्छी बुक है। ऑप्टिमाइजेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग, मिश्रा एंड मिश्रा की। असेंशियल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है, चंदन और किम की। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड नेटवर्क फ्लो है, थोड़ा एडवांस है लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग तक का पार्ट आप इससे पढ़ सकते हैं। बजारा, जार्विस और शेरेली की है। एक ये लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी है दीपक चटर्जी की, मैं जनरली इसी से पढ़ाता हूं, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया से है। एक ये मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग है, मेरी लिखी हुई है पर ये आउट ऑफ प्रिंट है अब,
और एक दो बुक मैं आपको और सजेस्ट करूंगा। एक बुक की है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, एनएस काम्बू की है, थोड़ा एडवांस लेवल की है, पीजी लेवल पे हम इसको काम में लेते हैं। तो इन किताबों को आप यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।